ये कहानी भविष्य की एक बेहद खतरनाक और दिल दहला देने वाली दुनिया से शुरू होती है। साल 2050 में अचानक पूरी पृथ्वी पर अनगिनत बाहरी ग्रहों के खतरनाक जीव हमला कर देते हैं। इंसानों को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। ये डरावने और भयानक दिखने वाले जीव व्हाइट स्पाइक्स कहलाते हैं। कोई नहीं जानता कि ये कहां से आए हैं और क्यों इंसानों को खत्म करना चाहते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत है इनकी तेजी से बढ़ने वाली संख्या और बेहद मजबूत शरीर। ये इंसानों को सिर्फ मारते ही नहीं बल्कि उन्हें अपना भोजन भी बना लेते हैं। 2 साल तक लगातार युद्ध चलता रहता है, लेकिन हालात बद से बदतर होते जाते हैं। पूरी पृथ्वी पर व्हाइट स्पाइक्स का कब्जा हो जाता है और इंसानों की आबादी घटकर 5 लाख से भी कम रह जाती है। अब इंसान लगभग हार चुका है। तभी कुछ वैज्ञानिक मिलकर एक आखिरी उम्मीद तैयार करते हैं, एक टाइम मशीन जिसका मकसद है अतीत में जाकर लोगों को चेतावनी देना और भविष्य को बदलना। अब कहानी आती है साल 2022 की। क्रिसमस की रात लोग अपने घरों में आराम से फुटबॉल वर्ल्ड कप का मैच देख रहे होते हैं। तभी अचानक स्टेडियम के बीचों बीच एक अजीब सा वर्म होल खुलता है। उसमें से तेज ऊर्जा निकलती है और फिर उसमें से पूरी तरह हथियारों से लैस सैनिक बाहर आते हैं। पूरी दुनिया दंग रह जाती है। उनके पीछे एक महिला बाहर आती है जो खुद को ब्लैक गर्ल बताती है और कहती है कि डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो लोग साल 2052 से आए हैं। वो बताती है कि 28 साल बाद धरती पर एलियन हमला करेंगे और अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो मानव सभ्यता पूरी तरह खत्म हो जाएगी। ये खबर लाइव पूरी दुनिया में फैल जाती है और हर जगह डर और अफरा तफरी मच जाती है। सरकार जांच करती है और पता चलता है कि ये लोग सच में भविष्य से आए हैं। इसके बाद दुनिया के सारे देश मिलकर टाइम मशीन बनाना शुरू करते हैं ताकि लोग भविष्य में जाकर इन एलियंस से अलडम सकें। अब आम लोगों को भी भर्ती किया जाने लगता है, चाहे वो जवान हो या बूढ़ा, मर्द हो या औरत, कोई भी जा सकता है। लेकिन एक नियम है, जो लोग भविष्य में जाएंगे वो सिर्फ 7 दिन के लिए वहां रह सकते हैं और उसके बाद उन्हें वापस खींच लिया जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जो लोग जाते हैं उनमें से 10% से भी कम लोग जिंदा वापस आते हैं। अब एंट्री होती है स्टार लॉर्ड यानी डैन की, जो पहले एक सैनिक था लेकिन अब एक साधारण बायोलॉजी टीचर है। क्लास के दौरान ही उसे एक नोटिस मिलता है कि उसे फिर से सेना में भर्ती होना होगा। वो बेस पर पहुंचता है जहां एक खास टेस्ट होता है। इसमें सिर्फ उन्हीं लोगों को भेजा जाता है जो एलियन हमले से पहले ही मरने वाले होते हैं ताकि टाइमलाइन खराब ना हो। डैन टेस्ट देता है और पता चलता है कि उसकी जिंदगी में सिर्फ 7 साल बचे हैं, यानी वो पूरी तरह योग्य है। इसके बाद उसके हाथ में 3 खास चिप्स डाली जाती हैं जो एक टाइम बैंड में जुड़ी होती हैं। ये बैंड उसे ट्रैक करेगा और 7 दिन बाद वापस खींच लाएगा। घर जाकर वो अपनी पत्नी से आखिरी बार मिलता है क्योंकि उसे नहीं पता कि वो वापस आएगा भी या नहीं। अब वो 1.5 लाख लोगों के साथ युद्ध के लिए तैयार होता है। ज्यादातर लोग आम नागरिक होते हैं जिन्हें बंदूक चलानी तक नहीं आती, लेकिन उनमें एक खास आदमी होता है, रेड शर्ट वाला, जो पहले 3 बार भविष्य में जाकर जिंदा वापस आ चुका है। अब टाइम मशीन एक्टिव होती है और एक बड़ा वर्म होल खुलता है। सभी लोग उसमें कूदना शुरू करते हैं, लेकिन तभी गड़बड़ हो जाती है। मशीन में कोऑर्डिनेट एरर आ जाता है और जो लोग 2000 पावर में पहुंचते हैं वो सीधे आसमान से गिरने लगते हैं। ज्यादातर लोग जमीन पर गिरते ही मर जाते हैं, लेकिन डैन किस्मत से एक स्विमिंग पूल में गिरता है और बच जाता है। जब वो उठकर देखता है तो पाता है कि बचे हुए लोग भी व्हाइट स्पाइक्स के हाथों मारे जा रहे हैं और युद्ध शुरू होने से पहले ही टीम लगभग खत्म हो चुकी होती है। तभी कमांडर से संपर्क होता है और वो बताती है कि शहर पर जल्द ही बमबारी होने वाली है, इसलिए उन्हें एक रिसर्च टीम को बचाना होगा और उनका डेटा लेकर वापस आना होगा। टीम उस लोकेशन पर पहुंचती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। रिसर्च टीम को व्हाइट स्पाइक्स मार चुके होते हैं। अब उनके पास सिर्फ डेटा लेकर वापस जाने का ही ऑप्शन बचता है। जब वो बिल्डिंग से निकलने लगते हैं तभी अचानक ऊपर से व्हाइट स्पाइक हमला करता है और एक साथी को मार देता है। डैन तुरंत फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन गोली इन पर ज्यादा असर नहीं करती। जल्द ही पूरे इलाके के व्हाइट स्पाइक्स उनकी ओर आने लगते हैं। एक एलियन तेजी से सीढ़ियों से नीचे आता है और एक साथी को पकड़कर फेंक देता है। भागते वक्त एक एक करके लोग मरते जाते हैं। इन एलियंस की सबसे खतरनाक बात है कि इनकी स्किन बुलेट प्रूफ जैसी होती है। डैन अपने साथियों को बचाने के लिए पीछे रुक जाता है और अकेले ही लड़ाई करता है। जब गोलियां खत्म हो जाती हैं तो वो कुल्हाड़ी उठाकर लड़ने लगता है। तभी आखिरी समय पर लिटिल ब्लैक आता है और एलियन को मार गिराता है। वो बताता है कि इनका कमजोर पॉइंट सिर्फ उनकी गर्दन और पेट होता है। अब पूरे शहर के व्हाइट स्पाइक्स उनकी ओर तेजी से बढ़ रहे होते हैं। टीम भागने की कोशिश करती है, लेकिन अब एलियंस भी समझदार हो
चुके हैं वो गाड़ियों का इस्तेमाल कवर के लिए करने लगते हैं और ग्रुप में अटैक करते हैं। उनके शरीर से निकलने वाले कांटे किसी को भी तुरंत मार देते हैं। उसी समय बमबारी शुरू होने वाली होती है और अब उनके पास समय बहुत कम बचा है। जैसे ही आसमान से बम गिरने लगते हैं, पूरी टीम जान बचाकर भागने लगती है। व्हाइट स्पाइक आग के समंदर में जलकर मर जाते हैं, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ होता, क्योंकि और भी हजारों व्हाइट स्पाइक्स तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। भागते समय टीम का एक सदस्य छोटू बिल्डिंग की दरार में गिर जाता है और वहीं खत्म हो जाता है। स्टार लॉर्ड यानी डैन बाकी लोगों के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन हालात इतने खराब हो जाते हैं कि कुछ लोग खुद को कुर्बान करने का फैसला करते हैं ताकि बाकी लोग बच सकें। जैसे ही व्हाइट स्पाइक्स उनके सामने पहुंचते हैं, तभी ऊपर से भारी बमबारी शुरू हो जाती है और पूरा इलाका आग में तबाह हो जाता है। इस हमले में बड़ी संख्या में व्हाइट स्पाइक्स मारे जाते हैं, लेकिन डैन भी बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को एक सुरक्षित बेस में पाता है, जहां उसकी मुलाकात कमांडर से होती है। बातचीत के दौरान उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चलती है। वो कमांडर कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी है, जो 30 साल बाद की दुनिया में जीवित है। वह बताती है कि अब तक जिन व्हाइट स्पाइक्स से वे लड़ रहे थे वे सभी नर मेल हैं और वे सब एक मादा फीमेल व्हाइट स्पाइक के आदेश पर काम करते हैं। असली कुंजी उस मादा के खून में है, क्योंकि उसी से एक ऐसा वायरस बनाया जा सकता है जो इन सभी को खत्म कर सकता है। यही इंसानों की जीत का एकमात्र रास्ता है। इसी दौरान फ्रंटलाइन से खबर आती है कि एक गुफा में एक मादा व्हाइट स्पाइक देखी गई है। सैनिक उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, रस्सियों से उसके हाथ पैर बांधकर खींच रहे होते हैं, लेकिन वह बेहद ताकतवर होती है। अचानक वह खुद को छुड़ाकर बाहर आ जाती है और सामने मौजूद सैनिकों का बेरहमी से कत्ल शुरू कर देती है। कुछ ही पलों में आधे से ज्यादा सैनिक मारे जाते हैं। यह देखकर डैन की बेटी खुद मैदान में उतरती है। वह नोटिस करती है कि अगर उसके टेंटिकल्स यानी उसके हाथों की हरकत को सीमित कर दिया जाए तो उसे काबू में किया जा सकता है। मादा व्हाइट स्पाइक एक सैनिक को पकड़कर गुफा में घसीट ले जाती है। कमांडर तुरंत आग से हमला करने का आदेश देती है। जब उसे पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं मिलता तो वह फिर से बाहर आकर हमला करती है और एक सैनिक को पकड़कर उसे ढाल की तरह इस्तेमाल करने लगती है। तभी कमांडर सही मौका देखकर उसके एक टेंटिकल को गोली मारकर तोड़ देती है। बाकी सैनिक मिलकर उसे चारों तरफ से पकड़ लेते हैं और बड़ी मुश्किल से उसे एक पिंजरे में कैद कर देते हैं। बाहर से हेलीकॉप्टर आता है और उस पिंजरे को उठा लेता है, लेकिन तभी पहाड़ों से हजारों नर व्हाइट स्पाइक्स हेलीकॉप्टर पर हमला कर देते हैं। डैन और उसकी बेटी किसी तरह वहां से भाग निकलते हैं। वे एक हमवी गाड़ी तक पहुंचते हैं, जिसमें डैन ड्राइव करता है और उसकी बेटी ऊपर लगे गन से फायरिंग करती है। भारी गोलीबारी के बीच वे किसी तरह बचते हुए समुद्र के बीच बने बेस तक पहुंच जाते हैं। ये बेस अब इंसानों की आखिरी उम्मीद होता है और यही टाइम मशीन का केंद्र भी होता है। मादा व्हाइट स्पाइक के खून से वैज्ञानिक आखिरकार 100% प्रभावी वायरस बना लेते हैं जो इन सभी को खत्म कर सकता है, लेकिन खतरा फिर बढ़ जाता है। कैद की गई मादा व्हाइट स्पाइक जोर जोर से चीखने लगती है और उसकी आवाज सुनकर पूरी दुनिया के व्हाइट स्पाइक्स उस बेस की ओर बढ़ने लगते हैं। वे आत्मघाती तरीके से पानी में बिछाई गई माइनफील्ड पार कर लेते हैं। ऊपर से लड़ाकू विमान गोलियां बरसा रहे होते हैं, लेकिन अनगिनत व्हाइट स्पाइक्स के सामने ये सब बेकार साबित होता है। अब कमांडर डैन को आदेश देती है कि वह इस वायरस को लेकर अपने समय में लौट जाए और वहां इब्राहिमी स्तर पर इसे तैयार करे ताकि भविष्य को बचाया जा सके। बेस के सैनिक अपनी जान की बाजी लगाकर दुश्मनों को रोकने की कोशिश करते हैं। मादा व्हाइट स्पाइक की चीखों के साथ हमला और भी तेज हो जाता है। अब उन्हें सिर्फ 7 मिनट तक जिंदा रहना है ताकि टाइम मशीन फिर से एक्टिव हो सके। इसी बीच मादा व्हाइट स्पाइक खुद को छुड़ा लेती है और सीधे उनकी ओर बढ़ती है। डैन और उसकी बेटी किसी तरह लड़ते मरते हुए टाइम मशीन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक एक हमला उसकी बेटी को गंभीर रूप से घायल कर देता है। हेलीकॉप्टर भी चारों तरफ से घिर जाता है और लैंड नहीं कर पाता, इसलिए उन्हें दूसरे प्लेटफॉर्म की ओर भागना पड़ता है। भागते समय एक बड़ा जहाज बेस से टकरा जाता है और जोरदार विस्फोट होता है। हेलीकॉप्टर भी नष्ट हो जाता है। हालात पूरी तरह बिगड़ जाते हैं। अब कोई रास्ता नहीं बचता। डैन की बेटी उसे वायरस देती है और कहती है कि वह जरूर वापस जाकर दुनिया को बचाए। तभी मादा व्हाइट स्पाइक आकर उसे पकड़ लेती है और नीचे खींचने लगती है। डैन उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही टाइम ट्रांसफर शुरू होने वाला होता है उसकी बेटी खुद ही उसका हाथ छोड़ देती है ताकि डैन बच सके। वह व्हाइट स्पाइक के साथ नीचे गिर जाती है। डैन उसे बचाने के लिए कूदता है, लेकिन उसी समय टाइम मशीन एक्टिव हो जाती है और वह वापस अपने समय में पहुंच जाता है। अब भविष्य से संपर्क पूरी तरह टूट चुका होता है। सिर्फ 7 दिन बीते होते हैं, लेकिन डैन के लिए ये एक पूरी जिंदगी जैसा अनुभव होता है। वह अपने साथ लाए व्हाइट स्पाइक के पंजे का विश्लेषण करता है और पता चलता है कि उसमें ज्वालामुखी की राख है। इसका मतलब है कि ये जीव पहले से ही पृथ्वी पर मौजूद थे और उनका असली ठिकाना रूस के
बर्फीले ग्लेशियरों के नीचे है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण वे 30 साल बाद बाहर निकलते हैं। सरकार उसकी बात पर भरोसा नहीं करती, इसलिए डैन अपने पिता की मदद लेता है। वे मिलकर वायरस तैयार करते हैं और एक प्लेन से उस ग्लेशियर तक पहुंचते हैं। जांच करने पर उन्हें नीचे एक विशाल एलियन स्पेसशिप मिलती है। डैन अपने पिता और साथी को बाहर छोड़कर खुद अंदर जाता है। वहां उन्हें मरे हुए एलियंस मिलते हैं, जिनका जहाज शायद किसी दुर्घटना में धरती पर आ गिरा था। जहाज के अंदर गहराई में उन्हें हजारों सोए हुए व्हाइट स्पाइक्स मिलते हैं। वे तुरंत वायरस निकालकर उन्हें मारना शुरू करते हैं। कुछ ही मिनटों में कई व्हाइट स्पाइक्स मर जाते हैं, लेकिन उनकी चीखें बाकी को जगा देती हैं। अब सारे व्हाइट स्पाइक्स जाग जाते हैं और बाहर भागने लगते हैं। बाहर डैन का पिता और उसका साथी पूरी तैयारी में होते हैं। वे बाहर निकलते हुए व्हाइट स्पाइक्स को मारना शुरू कर देते हैं। एक को स्नाइपर से गिराया जाता है और दूसरा चेनसॉ में फंसकर मर जाता है। लेकिन अंदर अब हालात बेकाबू हो चुके होते हैं। आखिरकार पूरी मानवता को बचाने के लिए वे जहाज के अंदर बम विस्फोट कर देते हैं, जिससे सारे व्हाइट स्पाइक्स खत्म हो जाते हैं। बाहर निकलने के बाद डैन को पता चलता है कि एक बहुत बड़ी मादा व्हाइट स्पाइक अभी भी जिंदा है और भाग चुकी है। आखिरी मुकाबला शुरू होता है। सही मौके का इंतजार करते हुए डैन उस पर निशाना साधता है और एक सटीक गोली उसके सिर में मारता है, लेकिन उसकी जबरदस्त ताकत अभी भी बाकी होती है। इस हमले से व्हाइट स्पाइक सिर्फ थोड़ा सा घायल होता है, लेकिन अभी भी बेहद खतरनाक बना रहता है। डैन का पिता लगातार स्नाइपर से उस पर निशाना साधकर फायर करता रहता है। तभी सही मौके पर डैन एक इलेक्ट्रिक बाइक लेकर तेजी से आता है और सीधे व्हाइट स्पाइक को टक्कर मारकर दूर फेंक देता है। इसके बाद पिता और बेटा दोनों मिलकर एक साथ उस पर गोलियां बरसाने लगते हैं। लगातार हमलों से व्हाइट स्पाइक पीछे हटने लगता है और धीरे धीरे बर्फीले तूफान में गायब हो जाता है। लेकिन अगले ही पल वो अचानक वापस आता है और जोरदार हमला करके दोनों को जमीन पर गिरा देता है। वह अपने तेज हड्डी जैसे कांटे से डैन की जांघ में वार कर देता है। अब हालात बेहद गंभीर हो जाते हैं। मौत सामने खड़ी होती है, लेकिन उसी पल डैन हिम्मत नहीं हारता। वह अपनी जेब से चाकू निकालता है और पूरी ताकत से व्हाइट स्पाइक की आंख में घोंप देता है। दूसरी तरफ उसका पिता भी मौके का फायदा उठाकर दूसरी आंख को निशाना बनाता है और उसे भी बेकार कर देता है। अब व्हाइट स्पाइक पूरी तरह अंधा हो चुका होता है और बेकाबू होकर चारों तरफ अपने कांटे चलाने लगता है। डैन इस मौके का फायदा उठाता है और सही समय देखकर उसके हाथ में वायरस इंजेक्ट कर देता है। धीरे धीरे उसका शरीर अंदर से फान सड़ने आस लगता है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वह खुद ही अपना संक्रमित हाथ काट देता है और फिर से डैन को ढूंढने लगता है। अब स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। डैन का पिता आगे बढ़ता है, अपने हाथ को चाकू से काटकर खून निकालता है और तैयार हो जाता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो अपनी जान देकर भी इस राक्षस को खत्म कर देगा। लेकिन डैन अपने पिता को मरते हुए नहीं देख सकता। वह एक बार फिर पूरी ताकत से उठता है और व्हाइट स्पाइक पर टूट पड़ता है। वह अपने चाकू से उसकी गर्दन पर गहरा वार करता है और उसके साथ आमने सामने की भयानक लड़ाई शुरू कर देता है। आखिरकार वह आखिरी चाल चलता है और वायरस को सीधे उसके मुंह के अंदर ठूंस देता है। इसके बाद पूरी ताकत लगाकर उसे एक जोरदार लात मारता है, जिससे वह सीधे पहाड़ की खाई में गिर जाता है और टुकड़ों में बिखर जाता है। इसके साथ ही इस समय का सबसे बड़ा खतरा खत्म हो जाता है। इंसानियत एक बार फिर बच जाती है। इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है।